गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज है 28 मई 2026। तो आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विराट कोहली आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजन में कितने रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? आपका आंसर हो जाएगा 600 रन। ठीक है, अभी रिसेंट में इन्होंने 4 साल लगातार आईपीएल में 600 रन जो है बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, इन्होंने 2023 के सीजन में जो है 639 रन बनाए, 2024 में 741, 2025 में 657 और 2026 में जो है इन्होंने अभी 600 प्लस रन बना लिए हैं और आईपीएल भी अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो ये कीर्तिमान अभी विराट कोहली ने जो है स्थापित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, आरसीबी की तरफ से खेलते हैं और पिछले साल जो है आरसीबी चैंपियन भी बनी थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 27 मई 2026 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? आपका आंसर हो जाएगा 62वीं। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और इनके जन्मदिवस को जो हम लोग जो है बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। निधन 27 मई 1964 को नई दिल्ली में। ठीक है, ये जो है हमारे देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर जो है रहने वाले पर्सन है और इन्होंने जो है 15 अगस्त 1947 से जो है 27 अगस्त 1964 तक जो है हमारे देश की सेवा की है। 1955 में इनको जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। फेमस बुक्स की अगर बात की जाए तो नेहरू जी के द्वारा जो है लिखी गई जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो है डिस्कवर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इन्होंने अहमदनगर किले में की जो जेल थी उसमें रहकर इसको लिखा हुआ था। दूसरी आ जाती है ग्लिम्पिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और तीसरी आ है इनकी एन ऑटो बायोग्राफी। ठीक है, जिसे जो है टुवर्ड्स फ्रीडम के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग फेमस स्लोगन्स एंड स्पीच पर। इनका फेमस स्लोगन था आराम हराम है। ठीक है, और दूसरा था भाग्य से वादा, जो कि इन्होंने 14 से 15 अगस्त की रात को 1947 में दिया था। ठीक है, और इसे जो है ऐतिहासिक भाषण के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनके हिस्टोरिकल और अगर कंट्रीब्यूट की बात की जाए तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चलकर भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो है आधार भी बना था। ठीक है, वहीं कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो 1929 में उन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, जहां पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा 1936 लखनऊ और 1937 फैजपुर आदि अधिवेशन की भी इन्होंने भी अध्यक्षता की हुई थी। कूटनीतिकता की अगर बात की जाए, शीत युद्ध के दौरान इन्होंने जैसे ब्रोज टीटो और गमाल बलेद नसीर के साथ में जो है मिलकर उन्होंने जो है 1961 में गुट निरपेक्षता आंदोलन की भी स्थापना की थी। ठीक है, और इन्हीं के समय में जो पंचशील समझौता भी भारत और चीन के बीच में हुआ था, जो कि 1954 में। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इनको जो है बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1950 में योजना आयोग का भी गठन किया और ज्यादातर योजनाएं जो है इन्हीं के कार्यकाल में भी शुरू हुई थी। ठीक है, IIT एम्स, AI एम्स और बड़े बड़े अनुसंधान संस्थान केंद्र की भी उन्होंने नींव रखी थी। ठीक है, और इन्होंने जो है भारी उद्योगों और बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में भी इनको बताया हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो है अभी हाल ही में 62वीं बर्थ एनिवर्सरी पुण्यतिथि जो है मनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि खावड़ा गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, और भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट आवर क्षमता का बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, ये चीन के बाहर कह सकते हैं दुनिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी प्रोजेक्ट है। इसे 10 महीने में जो है तैयार किया गया है, और इसमें लगभग 10 लाख घरों को एक पूरे दिन जो है बिजली दी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो चाइना के अंदर है, और ये हमारे देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो खावड़ा गुजरात में। ठीक है, किसने किया है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो है इसको स्थापित किया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक, गुजरात के अहमदाबाद में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन जो है 4 जून से 8 जून गुजरात के अहमदाबाद ट्रांस स्टेडिया कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। किसने किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है केंद्रीय खेल मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, इस ऐतिहासिक मौके पर उन्होंने जो है इवेंट की ट्रॉफी, जर्सी, मस्कट, वीर का भी जो अनावरण किया हुआ है। अगर पहले पूछ लिया जाए पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप का मस्कट क्या है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये वीर है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने किया हुआ है। कहाँ? गुजरात में हुआ। डेट याद रखिएगा, 4 जून से 8 जून के बीच में ये आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मेजबान शहर की बात की जाए तो अहमदाबाद गुजरात है। टोटल 75 से अधिक देश जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 500 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। पहली बार वैश्विक प्रतियोगिता का जो हमारे देश में टोटल 114 सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उद्देश्य क्या रहेगा? योग को दुनिया के सामने एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करना, और भविष्य में से जो है ओलंपिक में जो शामिल किया जाए। तो याद रखिएगा। ठीक है, पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन बन गया है? तो ये बन गया है ताइवान। जान लेते हैं इसके बारे में। ताइवान जो है अभी दुनिया के 5वें नंबर पर पहुंच गया है, क्योंकि हमारा भारत देश 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो ताइवान का कुल मूल्य लगभग जो है 4.95 ट्रिलियन है, जबकि भारत का 4.92 ट्रिलियन हो गया है। कारण क्या है? एआई और कंप्यूटर चिप्स की भारी मांग के कारण जो ताइवान के मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा तेजी आई, जिसकी वजह से ये भारत से एक स्थान ऊपर जो है पहुंच गया है। अगर मुख्य कंपनी की बात की जाए तो यहाँ की जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी है वो यहीं पर है, जिसकी वजह से इनके शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। अगर टॉप 5 की अगर बात की जाए तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पे हांगकांग, 5वें पे ताइवान, और हम लोग जो है अभी 6 नंबर पर पहुंच गए हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। तो याद रखिएगा। ठीक है, भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन बना है? तो ये बन गया है ताइवान। ठीक है, पहले नंबर पे अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग, ताइवान, ये इनकी क्रमबद्ध सूची है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है? तो ये शुरू किया है केरल सरकार ने। जान लेते हैं इसके बारे में। इसको जो है मई 2026 में लॉन्च किया गया। ठीक है, केरल के विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या रहेगा? पूरे राज्य को
प्रशासनिक विभागों और सरकारी दफ्तरों को पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। ठीक है, अगर कोई भी नागरिक जो है खुफिया तरीके से जानकारी देता है इन सब चीज़ों को, उसको जो है 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और उसकी आइडेंटिटी को जो है शो नहीं किया जाएगा। मेन उद्देश्य क्या रहेगा? यह अभियान पारस्परिक रिश्वतखोरी के साथ साथ डिजिटल माध्यम से होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने पर भी केंद्रित किया जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में परमाणु प्रसार संधि के पक्षधारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो 27 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में न्यूयॉर्क के में जो है आयोजित किया गया और इसकी जो अध्यक्षता है वो विनेत नाम की राजदूत डो हंग वियत ने जो है की हुई है और ये पूरी तरीके से असफल भी रहा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी देश जो है इसमें जो चीजें थी, ठीक है, जैसे परमाणु हथियार न रखना, ये सब चीजें, उसके लिए कोई भी देश एग्री नहीं हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा परमाणु अप्रसार संधि का जो है 11वां सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ है। अध्यक्षता किसने की है? तो ये की हुई है वियतनाम के राजदूत डोंग हंग वियत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधार एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया क्यू फोर्स और कौटिल। जान लेते हैं इसके बारे में। अगर कौटिल की बात की जाए तो भारतीय सेना का एक एडवांस कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसे मई 2026 में लॉन्च किया गया। कार्य क्या करेगा? यह ऐप सेना की हथियार, सैन्य उपकरण, जवानों की ट्रेनिंग, राशन, ऑपरेशन तैयारियों के विशेष डाटा को जो है तेजी से जुटाता है और उनका क्या करता है? विश्लेषण करता है। ठीक है, जिससे जो है हमारी भारतीय सेना को कोई तकलीफ ना हो। तकनीकी अगर बात की जाए तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एआई सक्षम डैशबोर्ड का उपयोग इसमें किया जा रहा है। यह कमांडर के लिए एक एआई सह पायलट की तरह जो है काम करता है ताकि युद्ध जैसी स्थिति में रियल टाइम निर्णय लिए जा सके। याद रखिएगा। ठीक है, इसको जो है भारतीय कौटिल को भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्यू फोर्स को। क्यू फोर्स की अगर बात की जाए तो ये सेना का एक एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। इसका जो मेन कार्य है वो है दुर्गम और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की रसद, गोला बारूद, इवेंट की सफाई चेन को जो है सुव्यवस्थित और सटीक बनाए रखना, ये इसका मेन काम है। तो याद रखिएगा। ठीक है, अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जो है एआई आधार पर 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, एक क्यू फोर्स, एक कौटिल्य। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन के सेंजो 23 मिशन के तहत तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाली हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है? तो ये बनी है इसमें लाई का ये। ठीक है, कुछ प्रिंट की वजह से यहाँ पे जो है ऑप्शन छूट गया है, तो याद रखिएगा ये महिला जो है बन गई लाई का ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। सेंगजोंग 3 की बात किया, इसे जो है मई 2026 में लॉन्च किया गया। इसमें टोटल जो है 3 क्रू मेंबर होने वाले हैं, जिसकी कमान जो है जू झांगजू संभाल रहे हैं और क्रू से जो है में शामिल होने वाली ली जियायिंग हांगकांग की पहली पेलेट विशेषज्ञ हैं जो अंतरिक्ष में गई हुई हैं। ठीक है, और ये जो है चीन के इतिहास में पहली बार इस मिशन पर एक यात्री पूरे 1 साल तक जो है अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेगा। उद्देश्य अंतरिक्ष के लंबे समय तक रहने से मानव के शरीर पर होने वाले असर का अध्ययन करना, ताकि 2030 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने की तैयारी को पूरा किया जा सके। तो याद रखिएगा। ठीक है, सेंगजो 23 मिशन को चाइना ने लॉन्च किया है 24 मई 2026 को। पहली महिला जाने वाली ये बन गई हैं ली जियायिंग, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में किन राज्यों को शामिल किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम और
पश्चिम बंगाल। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अभी जो है महा ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड ने 2 राज्यों को जो शामिल किया, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को। ठीक है, करीब 44 साल बाद दोनों राज्यों को विशेष आमंत्रित से हटकर पूर्ण सदस्य का जो है दर्जा मिला हुआ है। जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4,800 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट को जो मंजूरी दी गई है। मकसद क्या रहेगा? ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदियों में आने वाली भीषण बाढ़ को रोकना और राज्यों के बीच में जो है जल प्रबंधन सुधार को मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड के तहत जो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए किन 2 महिलाओं को जो है चुना गया? तो ये चुना गया है मेधा कुलकर्णी और स्मिता उदय वाग को। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, इस पुरस्कार में टोटल 12 सांसदों को चुना गया, जिसमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा और 4 संसदीय स्थायी समितियों का चयन किया गया है। टोटल 12 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के, और जिनको पुरस्कृत किया जाएगा वो 2 महिलाएं हैं, डॉक्टर मेघा कुलकर्णी और स्मिता उदय वाग। 4 समितियां शामिल की गई हैं, कृषि, वित्त, ग्रामीण विकास और कोयला और खान समिति। अगर मेघा विश्राम कुलकर्णी की बात की जाए तो महाराष्ट्र से सांसद हैं बीजेपी की, और वहीं पर स्मिता उदय वाग की बात की जाए तो ये भी बीजेपी के सांसद हैं जलगांव से। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम प्रॉस्पेक्टस से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में एक पश्चिमी होलोग गिम्बल ने रेलवे लाइन के ऊपर बने एक कृत्रिम कैनोपी पुल का उपयोग किया है? तो ये किया गया अभी असम के अंदर। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिज जंगलों के बीच बने एक ऊंचे रास्ते या रस्सी के पुल होते हैं, जो सड़कों, रेलवे लाइनों या बिजली के तारों के कारण कटे हुए पेड़ों को आपस में जोड़ते हैं। है क्या? पेड़ों पर रहने वाले जानवरों, ठीक है, के लिए एक सुरक्षित ओवरब्रिज। तो अभी इसको जो है किसने बनाया हुआ है? तो इसको असम सरकार ने जो है बनाने का उपयोग किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है? तो पश्चिमी होलोग गिम्बल रेलवे लाइन के ऊपर जिसको बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों बनाया जाता है ये भी जान लेते हैं जरा। जब जंगल के बीच सड़कें या ट्रेन की पटरियां निकलती हैं तो पेड़ क्या है, दूर हो जाते हैं। जानवर पटरी या सड़क पार करते समय जो है गाड़ियों के नीचे आकर या बिजली की तार से चिपक कर क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो फायदा क्या होगा? इन पुल की मदद से जानवर बिना किसी जमीन पर उतरे ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जो आसानी से जा सकेंगे, जिससे वे दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे और जंगल में वो आराम से जो है अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसको अभी असम में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में उम्मीद कार्यक्रम के दौरान दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दुर्लभ अनुवांशिक विकार से। जान लेते हैं इसके बारे में। उम्मीद का दूसरा चरण जो है मई 2026 में लॉन्च किया गया। यह पहल नवजात शिशुओं और परिवारों में होने वाली दुर्लभ और अनुवांशिक बीमारियों की पहचान, काउंसलिंग और उनके सस्ते इलाज के लिए शुरू की गई है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य नेटवर्क का विस्तार करना, डिजिटल निगरानी और डाटाबेस तैयार करना, प्रिसीजन मेडिसिन की भी तैयारी करना इसका मेन उद्देश्य है। तो इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है अभी मई 2026 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में प्रति 1000 जीवित जन्म दर नवजात मृत्यु दर पर कितनी है? तो ये है 20.1। याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ICMR ने भारत के सबसे बड़े बायोमेडिकल इनोवेशन इवेंट में
उद्योग को कितनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 41। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। आईसीएमआर ने जो है भारत के सबसे बड़े बायोमेडिकल इवेंट उद्योग में को 41 पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर की हुई हैं, ठीक है। इवेंट का नाम रखा गया हुआ है मेडिकल इनोवेशंस पेशेंस मित्र, ठीक है। लैब में बनी दवाइयाँ, वैक्सीन, मेडिकल मशीनें अब कंपनियों जो है बड़े पैमाने पर बनाई जाएंगी। इससे देश में इलाज और जांच जो है सस्ती हो सकेगी, याद रखिएगा। पूरा नाम अगर बात की जाए तो आईसीएमआर का है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्थापना 1911 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। काम क्या करता है? देश में बीमारियों से लड़ने के लिए नई दवाएं, टीके और मेडिकल तकनीक को विकसित करना इसका मेन काम है, ठीक है। 27 से भी ज़्यादा इसके रिसर्च सेंटर भी देश में हैं जो टीबी, मलेरिया, कैंसर जैसी बीमारियों का काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। अभी रिसेंट में आईसीएमआर ने भारत के सबसे बड़े बायोमेडिकल इनोवेशन इवेंट को जो है 41 स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां जो है हस्तांतरित की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में जो है इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।